हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल गैलेक्सी। तो हम कर रहे हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 जिसके अंदर ये 6 टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। तो एक बार देख लेते हैं कौन से 6 टॉपिक्स हैं। The first one is wildlife sanctuary, second national park, third red data book, fourth migration, fifth recycling of paper and last sixth is reforestation। ये सारे ही टॉपिक्स आपकी NCERT बुक के हैं जो कि बहुत छोटे छोटे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। तो चलो अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहला टॉपिक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सबसे पहले देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती क्या है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर प्लेसेस विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सूटेबल लिविंग कंडीशंस टू वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड वर्ड से ही पता लग रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऐसी जगह, ऐसे हैबिटेट प्रोवाइड किए जाते हैं किन्हें, वाइल्ड एनिमल्स को, जहाँ पे वो उनकी फेवरेबल कंडीशंस के हिसाब से आराम से वो रह सकें। In these places, poaching means killing और capturing of animals is strictly prohibited। ऐसी जगहों पे मीन्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पे एनिमल्स को किल करना, एनिमल्स पोचिंग का मतलब होता है एनिमल्स को किल करना अपने फ़ायदों के लिए। जैसे कि एलिफेंट को मारा जाता है उसके टीथ निकालने के लिए, और पिकॉक को मारा जाता है उसके बर्ड के लिए, उससे फैन वगैरह बनता है। तो ऐसे एनिमल्स को किल करना वहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है। उन्हें तुम पकड़ भी नहीं सकते और मार भी नहीं सकते, बिल्कुल मनाही होती है। थर्ड इज सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बग, वाइट आइड बग, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनासोरस एटसेट्राज आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन अवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। हमारे इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वहाँ पे ये जो अभी इतने एनिमल्स के नाम आए हैं, जैसे कि ब्लैक बग, वाइट आइड बग, गोल्डन कैट, ये सारे ऐसे एनिमल्स हैं वाइल्ड लाइफ जिन्हें कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में सुरक्षित रखा जाता है। अच्छा, अब एक बात आपको याद आ रही होगी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का नाम तो आपने भले ही ना सुना हो, लेकिन आपने जू का नाम ज़रूर सुना होगा और शायद आप गए भी होंगे वहाँ पे। तो जू में आप सोच रहे होंगे वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी एनिमल्स और बर्ड्स को रखा जाता है, लेकिन जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों में ही डिफरेंस है। अब हम पढ़ते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला, जू क्या होते हैं, एरिया वेयर एनिमल्स आर केप्ट फॉर पब्लिक एग्जीबिशन। पब्लिक एग्जीबिशन के लिए, जैसे हम एग्जीबिशन साइंस फेयर में जाते हैं, साइंस से रिलेटेड चीज़ें दिखाते हैं, मैथ्स एग्जीबिशन लगती है कभी स्कूल में तो मैथ्स से रिलेटेड चीज़ें दिखाई जाती हैं। इसी तरीके से जो जू होते हैं इनमें क्या होता है, एनिमल्स की एग्जीबिशन लगती है। मतलब कि वहाँ पे जानवर रहते हैं, आपने देखा होगा कभी हम टाइगर को देख रहे हैं, कभी एलिफेंट को देख रहे हैं, तो वहाँ पे एक तरह से लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए उन्हें रखा जाता है वहाँ पे। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ऐसा नहीं है, वहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके नेचुरल हैबिटेट में रखा जाता है। सेकेंड मेन डिफरेंस दोनों में ये है कि जो जू होते हैं ये आर्टिफिशियल हैबिटेट है। आपने देखा होगा असली में वो जंगल नहीं होता, लेकिन शेर को ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा हैबिटेट दिया जाता है कि वो फील करे कि हाँ वो जंगल में है, तो वो आर्टिफिशियल हैबिटेट होते हैं। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड कराए जाते हैं। Third point is a zoo contains animals which are brought from different parts of the countries and also from other countries for exhibition। जू के अंदर, जैसे आपने देखा होगा जू है, दिल्ली में एक जू है, तो उसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। वो हो सकता है अदर स्टेट से लेकर आए हैं, किसी दूसरी कंट्री से लेकर आए हैं, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, लोगों के एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ऐसा नहीं होता। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में उस एरिया में लोकली जितने जानवर दिख रहे होंगे, जितने जानवर वहाँ रहते हैं, उन्हीं को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में रखा जाता है। लास्ट इनके हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, तो जू का एग्जाम्पल हो जाएगा दिल्ली जू, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये थे दोनों में डिफरेंसेस। नाउ सेकेंड पॉइंट है हमारा नेशनल पार्क क्या होता है। ये हमारा सेकेंड टॉपिक है। कल हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए थे ना कि सेंचुरीज होती हैं, नेशनल पार्क्स होते हैं, ये होती हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, तो वो सब तो हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि नेशनल पार्क्स क्या होते हैं।
नेशनल पार्क्स आर लार्ज एंड डाइवर्स एरियाज टू प्रोटेक्ट होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम। अभी हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम क्या होता है, लेकिन नेशनल पार्क क्या होते हैं, पूरा इकोसिस्टम को ही प्रिजर्व करके अलग अलग जो उनकी डाइवर्सिटी है उनको बचा के रखने के लिए बहुत बड़ी जगह होती है, उसे हम कहते हैं नेशनल पार्क। An ecosystem is made up of all plants, animals, microorganisms in an area along with non-living components such as climate, soil, river deltas, etc. इकोसिस्टम क्या होता है, कल हमने बायोडाइवर्सिटी का देखा था कि बायोडाइवर्सिटी में प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स सब आते हैं। इसी तरीके से इकोसिस्टम में ये सारी चीज़ें तो आती ही आती हैं, इनके साथ साथ जो नॉन लिविंग कंडीशंस हैं जो चाहिए किसी को रहने के लिए, किसी जानवर को रहने के लिए, जैसे कि क्लाइमेट कैसा है, सॉयल कैसी है, वहाँ का रिवर डेल्टा, ये सब चीज़ें मिल करके इकोसिस्टम बनाती है। तो इन सब को ही प्रिजर्व करके रखने वाली जगह को नेशनल पार्क कहते हैं। Third is national parks preserves flora, fauna, landscapes and historic objects of an area। किसी एरिया में जो फ्लोरा यानी कि जो नेचुरली अकरिंग वहाँ की चीज़ें हैं जैसे कि प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, एल्गी, फंजाई, इनको प्रोटेक्ट करना। फाना मतलब बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, इनको प्रोटेक्ट करना। लैंडस्केप मतलब उस जगह के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो बेशक पत्थर हो, कोई प्लांट हो, सब चीज़ों को प्रिजर्व करके रखना। और हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स मतलब पुरानी हमारी जो चीज़ें होती है बहुत पुरानी, उनको भी जैसे का तैसे यूं का यूं रखना, उन्हें कहते हैं नेशनल पार्क्स में इन सब चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा जाता है। नाउ सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया का फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट कौन सा है, तो उसका आंसर होगा सतपुरा नेशनल पार्क। सतपुरा नेशनल पार्क इंडिया का फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है, ठीक है। नाउ द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज़ फाउंड इन द फॉरेस्ट। सतपुरा नेशनल पार्क, इस फॉरेस्ट में फाइनेस्ट इंडियन टीक एक प्लांट वेराइटी का नाम है, वो यहाँ पे पाया जाता है। नाउ एविडेंसेस लाइक रॉक शेल्टर्स, पेंटिंग्स एटसेट्राज आर फाउंड इन दिस पार्क विच गिव अस एन आइडिया ऑफ द लिविंग ऑफ प्रिमिटिव पीपल। अभी हमने ऊपर वाले पॉइंट में डिस्कस किया था कि जो नेशनल पार्क होते हैं यहाँ पर ऐसी चीज़ों को भी समेट के रखा जाता है पुरानी जो हिस्ट्री के बारे में हमें बता रही है। तो एक एग्जाम्पल ये आ गया कि सतपुरा नेशनल पार्क में पुराने लोगों की पत्थरों पे पेंटिंग्स दिखती है, कोई नाचते हुए, कोई जानवरों को मारते हुए, जानवरों की फ़ोटोज़ दिखती हैं, पेंटिंग्स दिखती हैं। फ़ोटोज़ तो नहीं, पहले कैमरा वगैरह तो होते नहीं थे, तो पेंटिंग्स पत्थर पे लकीरों से बनाया जाता है। इन सब से हमें क्या पता लगता है, प्रिमिटिव पीपल के लाइफ के बारे में, वो कैसे रहते थे, इन सब चीज़ों के बारे में। नाउ इसी के अंदर एक आता है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, बहुत ही फेमस एक टाइगर्स को बचाने का प्रोजेक्ट है। तो कुछ पॉइंट्स में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइगर इज़ वन ऑफ मेनी स्पीशीज़ विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। टाइगर बहुत सारी स्पीशीज़ में से एक ऐसा स्पीशीज़ है, ऐसा जानवर है जो कि धीरे धीरे बहुत ख़त्म होते जा रहे हैं, डिसअपियर हो रहे हैं हमारे फॉरेस्ट से, जंगलों से। Project Tiger is a tiger conservation program launched in 1973 by the government of India. Project Tiger एक टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम है। ऐसा एक मतलब एक कहते हैं ना कि हम जैसे चलाते हैं कि इन्वायरमेंट को सेव करना है, सब में जागरूकता फैलाओ, इसी तरीके से प्रोजेक्ट टाइगर एक टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम है जो कि 1973 में लॉन्च किया गया था बाय इंडियन गवर्नमेंट, हमारी इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा। The objective of this project was to ensure the survival and maintenance of the tiger population in the country. इस प्रोजेक्ट टाइगर का मेन एम क्या है, मेन मोटिव क्या है इसका, कि जितने भी टाइगर्स हमारी कंट्री में हैं वो अच्छे से रह पाएँ, उनका मेंटेन किया जा सके और वो ख़त्म तो होना बल्कि आगे बढ़े और ज़्यादा टाइगर्स होते जाएं। नेक्स्ट इज टाइगर इज काउंट एज वन ऑफ द इंडेंजर्ड एनिमल्स। टाइगर को इंडेंजर्ड एनिमल्स में काउंट किया जाता है। अब इंडेंजर्ड एनिमल्स होते क्या हैं, इंडेंजर्ड एनिमल्स आर दोज एनिमल्स whose numbers are diminishing to a level that they might face extinction. इंडेंजर्ड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जो कि डेंजर में है, खतरे में है, उनकी जो नंबर ऑफ एनिमल्स है वो बहुत कम है। फॉर एग्जांपल अगर मैं टाइगर की ही बात करूं तो ये इंडेंजर्ड एनिमल है। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या हमारे कंट्री में पहले के हिसाब से बहुत बहुत कम है अब, इसीलिए वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जो कि बहुत कम हो चुके हैं और ख़त्म होने की कगार पे हैं। एक्सटिंक्शन मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाना।
ऐसे एनिमल्स जो कि अब बचे ही नहीं है उन्हें कहते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल, जैसे कि डायनासोर्स एक एग्जांपल है। तो एक लास्ट पॉइंट है, लॉन्ग टाइम एगो डायनासोर्स वर काउंट एज एन इंडेंजर्ड स्पीशीज। जो बहुत टाइम के बहुत समय पहले डायनासोर्स को इंडेंजर्ड स्पीशीज में काउंट किया जाता था, लेकिन उस टाइम पे बचा नहीं पाए उन्हें हम, तो अब आज के टाइम पे वो एक्सटिंक्ट है। हमने कभी देखे ही नहीं है डायनासोर्स, बस उनके हड्डी कंकाल तंत्र इनसे पता लगता है कि हाँ डायनासोर्स भी कभी थे, अब वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो ऐसे ही हमें टाइगर्स के लिए केयरफुल रहना है कि कहीं टाइगर भी ऐसा ना हो जाए काफ़ी साल बाद फ्यूचर में फ्यूचर जनरेशन ऐसे बोले कि हाँ टाइगर भी पहले एंडेंजर्ड स्पीशीज थे और अब एकदम ख़त्म हो चुके हैं। इसीलिए हमें टाइगर्स को प्रिजर्व करके रखना है, बचा के रखना है। उसी का ये जो मुहिम है, जो एक कैंपेन चलाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, वो है प्रोजेक्ट टाइगर। नाउ थर्ड टॉपिक इज रेड डाटा बुक। जैसा कि आपको नेम से ही पता लग रहा हो, ये इसमें किसी बुक के बारे में बताया गया है। रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक इज द सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। रेड डाटा बुक एक ऐसी बुक है जिसके अंदर सारा लेखा जोखा लिखा जाता है कि कौन सा एनिमल इंडेंजर्ड एनिमल है या कौन सा बर्ड इंडेंजर्ड बर्ड है, ये सारी चीज़ें लिखी जाती है। देयर आर डिफरेंट रेड डाटा बुक्स फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर स्पीशीज। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमल्स के लिए ही इंडेंजर्ड जो रेड डाटा बुक है सिर्फ एनिमल्स के बारे में ही लिखा जाता है। कोई प्लांट अगर खत्म हो रहा है उसके बारे में भी लिखा जाता है, कोई इंसेक्ट, इवन इंसेक्ट या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अगर खत्म हो रहे हैं। क्यों ज़रूरी क्यों है ये हमें इनके लिए केयरफुल होना? क्योंकि दिखने में बेशक ये छोटे से हों लेकिन ये पूरा फूड वेब बनाते हैं, फूड चेन बनाते हैं। तो एक भी अगर ख़त्म हो गया तो हमारे ऊपर ही टेंशन आएगी, हमारी लाइफ ही खतरे में रहेगी। सो रेड डाटा बुक ऐसी बुक होती है जिसमें सारा इंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में लिखा जाता है। नाउ फोर्थ टॉपिक इज माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर इज नोन एज माइग्रेशन। सीजनल मूवमेंट मीन्स सीजन के अकॉर्डिंग एक एरिया से चले जाते हैं कुछ बर्ड्स या फिर एनिमल्स, एक एरिया से दूसरे एरिया में चले जाएं, उसे कहते हैं हम माइग्रेशन। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स। अब माइग्रेशन में ना बहुत कॉमन एग्जांपल होता है बर्ड्स का। बर्ड्स क्या करते हैं, जैसे सीजन के अकॉर्डिंग, मान लो बहुत ज़्यादा ठंड है किसी एरिया में, वो नहीं सहन कर सकते तो वो एकदम ग्रुप बना के उड़ जाते हैं और काफ़ी लंबे डिस्टेंस के बाद कहीं लैंड पे मतलब उतरेंगे वो, और वहाँ पे रहते हैं वो फिर कुछ टाइम तक। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस। माइग्रेटरी बर्ड बहुत दूरी तय करते हैं, मतलब बहुत दूर दूर जाते हैं। क्यों? एक पर्टिकुलर सीजन के अकॉर्डिंग क्लाइमेट जब चेंज आते हैं, क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे भाई सह नहीं सकते, मर जाएंगे वहाँ रहेंगे, तो इसलिए वो उड़ के ग्रुप्स में और किसी दूसरी जगह चले जाते हैं। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल। जो बर्ड्स होते हैं वो क्यों उड़ के जाते हैं? कोई रीज़न होगा तभी तो जाएंगे। तो या तो उन्हें अंडे देने होते हैं, अब उस जगह पे तो भाई बहुत ज़्यादा ठंड हो गई या मान लो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, वहाँ पे वो नहीं रह सकते, बहुत इनफेवरेबल कंडीशन है उनके लिए, तो वो उड़ के पहले ही दूसरी जगह चले जाते हैं ताकि वो आराम से अपना जीवन जी सके वहाँ पे। ठीक है। नाउ फिफ्थ टॉपिक इज रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर देखो बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है और इसमें आपको थोड़ी बहुत बातें सिखाई गई हैं कि क्यों पेपर सेव करना ज़रूरी है। जैसे देखा होगा आपने, ऐसे ही फाड़ देते हो या फिर कैसे करते हो, आपको पता होगा कि पेपर फाड़ देते हो या फिर कॉन्शियस रहते हो नहीं फाड़ना, भाई सेव करना है। तो आपको पहली बात ये पता होनी चाहिए कि पेपर जो है वो ट्रीज से बनता है। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है, इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। 1 टन ऑफ पेपर बनाने के लिए पूरे बड़े बड़े 17 पेड़ जो फुली ग्रोन है उन्हें काटा जाता है। 1 टन का मतलब क्या होता है? 100 किलो पेपर बनाने के लिए 100 kg ऑफ पेपर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए 17 बड़े बड़े पेड़ों को काट दिया जाता है। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड फॉर 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज़। अब मान लो एक बार पेपर बन गया पेड़ से, हमने उसे यूज़ किया, फिर ख़राब हो गया, फेंक दिया, तो उसको फिर से रीयूज़ करा जाता है, मतलब रिसाइकल करके बनाया जाता है। 5 से 7 बार एक ही पेपर को हम यूज़ कर सकते हैं रिसाइकल के बाद। बट इट ऑल्सो टेक टाइम, एनर्जी, वाटर, हार्मफुल केमिकल्स टू रिसाइकल पेपर। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने पेपर को, हमने मान लो एक नोटबुक है, हमने काम किया, वेस्ट हो गई, हमने फेंक दी और सीधा रिसाइकल हो जाएगी। रिसाइकलिंग में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। पहले तो भाई टाइम लगेगा, लेबर लगती है, एनर्जी लगती है,
वाटर भी लगता है, हार्मफुल केमिकल्स भी डलते हैं, टाइम भी जाता है, ये सब चीज़ें लगती हैं। Therefore we should save, रीयूज़ यूज्ड पेपर एंड रिसाइकल इट। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पहली चीज़ तो पेपर को हमें बचाना चाहिए। अगर हमने कहीं पे लिख भी लिया है, एक तो करते हैं ना बच्चे, एक लाइन लिखी गलत हो गया, चलो काटो फाड़ दो पेज, दूसरे में लिखो, ये बहुत गलत चीज़ है। तो हमें क्या करना है, सेव करना है पेपर को। जहाँ पे हमने अगर लिख लिया, थोड़ी सी जगह बची है, फिर से कोई बात नहीं, रीयूज़ कर लो एंड रिसाइकल इट। और फिर उसको रिसाइकलिंग तो वो खुद ही, मतलब हम तो नहीं कर सकते रिसाइकल तो मशीन से होता है, तो उसको रिसाइकलिंग करके यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट बहुत एक अच्छा पॉइंट है, इफ़ ईच स्टूडेंट सेव्स एटलीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर इन अ डे वी कैन सेव मेनी ट्रीज इन अ ईयर। अगर हर एक स्टूडेंट ये सोच ले, अपने आप से प्रॉमिस कर ले कि हाँ मैं डेली एक पेपर बचाऊंगा। जैसे मन कर रहा हो कि गलत हो गया, फाड़ना है, तो मन में सोचो नहीं फाड़ना भाई, सोचो कितने ट्रीज कट रहे हैं आपका पेपर बनाने के लिए और आप ऐसे ही फाड़ दे रहे हो। हर एक बच्चा अगर एक पेपर फाड़ देगा, कितने ट्रीज वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन वहीं अगर हर एक बच्चा एक शीट ऑफ पेपर को भी बचाए, उसको यूज़ कर ले, तो कितने सारे पेड़ हमारे बच जाएंगे एक साल में। सो लास्ट है, इट विल नॉट ओनली सेव ट्रीज बट ऑल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर। ना सिर्फ हमारे पेड़ बचेंगे ऐसा करने से, बल्कि जो मैन्युफैक्चरिंग में दोबारा से रीयूज़ करते हैं, पानी लगता है, एनर्जी लगती है और ये सब चीज़ें लगती हैं, ये सब बचेंगी। और इनके अलावा जो केमिकल्स हम डालते हैं पेपर में, उनका भी यूज़ कम होगा। केमिकल्स का यूज़ कम होने से पॉल्यूशन कम होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आपसे पेपर को सेव करना है, रीयूज़ करना है, फाड़ना नहीं है बेफालतू में। ओके, अब लास्ट टॉपिक है, फिर चैप्टर खत्म। लास्ट टॉपिक है रिफॉरेस्टेशन। क्या होता है रिफॉरेस्टेशन? रिफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग न्यू ट्रीज इन द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट है, मान लो एक, बिल्कुल उसके ट्रीज खत्म हो चुके हैं, तहस नहस, बिल्कुल खराब नष्ट हो चुका है वो, उसमें दोबारा से ट्रीज को प्लांट करना, इसे कहते हैं हम रिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट को मतलब दोबारा से बनाना, री का मतलब होता है ना दोबारा से, तो रिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट को दोबारा से डेवलप करना। Second is the planted trees should generally be of the same species which were found in the forest. अब ऐसा नहीं है कि मान लो एक फॉरेस्ट था, उसमें एक तरह के ट्रीज पाए जाते हैं। मान लो वहाँ पे साल ट्रीज एक काइंड है, एक ट्री का काइंड है जो कि साल ट्रीज पाए जाते हैं, लेकिन वो जब चले गए हमने दूसरे लगा दिए। मान लो हमने मैंगो ट्रीज लगा दिए और पहले से भी मैंगो बहुत सारे उसमें, हमने फिर से मैंगो ट्रीज लगा दिए, तो ऐसे में क्या होगा, मैंगोस ट्री की क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ मैंगोस ट्रीज तो बढ़ जाएंगे, लेकिन साल ट्रीज जो हमें लगाने चाहिए थे वो खत्म हो जाएंगे। इसीलिए जिस फॉरेस्ट में जो ट्रीज थे पहले, जब वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, हमें दोबारा से उसी तरह के ट्रीज लगाने चाहिए। वी शुड प्लांट एज मैनी ट्रीज एज वी कट। एक बात और हमें अपने आप से प्रॉमिस करनी चाहिए, अगर हम एक प्लांट को या फिर एक ट्री को काट रहे हैं तो उसके बदले हमें 1 या 2 ज़रूर लगाने चाहिए। जितने हम काट रहे हैं उतने ही हमें प्लांट भी करने चाहिए। Reforestation can also occur naturally also if the deforested area is left undisturbed, it re-establish itself। अब ऐसा नहीं है कि रिफॉरेस्टेशन हम प्लांट उगाते हैं तो ही होता है, कई बार रिफॉरेस्टेशन अपने आप भी हो जाता है जब नेचुरल कैलेमिटी आती है, मतलब कि नेचर की वजह से जो फॉरेस्ट है पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो क्या होता है, कुछ कुछ जो बीज होते हैं या फूलों में से जो ओव्यूल्स निकलते हैं वो ज़मीन में चले जाते हैं और अपने आप उसमें से नए प्लांट्स उग जाते हैं। तो इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं है। जब नेचुरल कैलेमिटी आती है थोड़े टाइम बाद दोबारा से फॉरेस्ट अपने आप हो जाता है, मीन्स रिफॉरेस्टेशन अपने आप ही हो जाती है। नाउ इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। हमारे इंडिया में एक एक्ट है जिसका नाम है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। This act is aimed at preservation and conservation of natural forest and meeting the basic needs of the people living in or near the forest। हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्या कहता है कि हमें फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना है, कंजर्व करके रखना है, बचा के रखना है। ये नहीं कि बस अपना ही यूज़ कर लो, आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ भी ना हो, फिर वो बोलेंगे कैसे थे हमारे पिछले पीढ़ी जो हमारी थी वो कैसे थी, सब ले गए, हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। तो हमें क्या करना है, उन्हें प्रिजर्व करके रखना है, कंजर्व करके रखना है नेचुरल फॉरेस्ट, जो भी हमारी नेचुरल चीज़ें हैं। और नेचुरल फॉरेस्ट के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, ट्राइबल पीपल, ये सब जो रहते हैं फॉरेस्ट के अंदर या आसपास, उनकी जो भी बेसिक नीड्स हैं उनको उन तक पहुंचाना है।
ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर दी एंड ख़त्म हो गया, फिनिश। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2 पार्ट्स में हमने चैप्टर को किया। पार्ट 1 प्रीवियस वीडियो में किया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर जिसने नहीं देखा है और पढ़ना है पिछले वाला पार्ट भी, तो वहाँ से आप देख सकते हो। बाकी पार्ट 2 भी कंप्लीट। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब आप क्वेश्चन आंसर्स भी ईजिली कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए इसी को पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो। बाय बाय।